बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ने ज्वाइन किया है। आपका फ़नी सफ़र जो है वो 35 सालों पर मुहित है और आप होस्ट हैं, अदाकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं और अदाकारी भी जो करते हैं उसमें भी मज़ाक का अंसर जो है वो गालिब रहता है। उनकी होस्टिंग में भी मज़ाक का अंसर जो है वो गालिब रहता है। और पाकिस्तान में जो शुस्ता और शाइस्ता मज़ाक की तारीख़ रही है, ये उस लड़ी के आदमी हैं। थिएटर हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, जहाँ गए हैं इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपने अंदाज की छाप छोड़ी है। किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हनीफ राजा साहब। वेलकम टू द शो हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हैं? जनाब आली ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आज राजा हमारे मेहमान हैं। अरे क्या बात है, अब पर्चा नजर नहीं आई। आइए देखिए, आ गया सरकार, आ गया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। हनी साहब, हमारी टीम ने आपके लिए एक पैकेज तैयार किया है। अच्छा। जी, लवली लवली, थैंक यू आपकी टीम का बहुत। तो हनी भाई, स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू करें, होस्टिंग से शुरू करें या प्रैंक से शुरू करें? सर जहां से शुरू करें, प्रैंक से बस करते प्रैंक मेरे साथ कीजिएगा नहीं। आपसे प्रैंक करने का रिस्क कौन ले सकता है? प्रैंक से शुरू है ना? तो कैसा ये तजुर्बा रहा और कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? 90 में मैंने एक ड्रामा किया था, स्टेज ड्रामा, और वो मेरा पहला या नहीं दूसरा ड्रामा था, स्टेज ड्रामा, और उसका नाम था एक्सक्यूज मी बाबा। तो उसमें मोइन अख्तर साहब थे, इस्माइल तारा साहब थे, बहुत बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी। अच्छा, तो उसमें मैं बड़ा हिट हुआ, उसकी अलग स्टोरी में बताऊंगा आपको। अच्छा। तो वो स्टेज ड्रामा 5 शोज थे उसके, और वो हमारे जो कासिम जलाली साहब, जो लेजेंडरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आखिरी चट्टान और उरूसा, आखिरी चट्टान से लेके बाद अब्बा मुलाजा होशियार सर, तक। उसमें तो उन्होंने एक्टिंग की थी। हाँ, एक्टिंग की मैं एज प्रोड्यूसर बात कर हाँ, रहा हूं। हाँ, यस सर। तो उन्होंने बड़ी बड़ी डायरेक्टर थे, सीरियल्स बहुत की। कमाल की वजह। उनकी मिसेस करती थी, ठीक है, जकिया जलाली साहब। ठीक है। तो वो एक कोई आर्टिस्ट था, उसने मना कर दिया किसी एक रोल के लिए, वो स्लिप हो गया। तो उन्होंने कहा, किसी ने बताया कि हनीफ राजा एक लड़का है, आप उसको ट्राई करें। उन्होंने मुझे बुलवाया, जकिया जलाली साहिबा ने, और ज़ाहिर है कासिम जलाली साहब भी मौजूद थे, रिहर्सल हो रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर जकिया भाभी, जकिया जलाली साहिबा और शहनाज सिद्दीकी साहब थे। ठीक। अब जब अल्लाह पाक ने आपकी जगह बनानी होती है ना, वो कहते हैं ना, वो मसबबुल असबाब है जी, तो वो सबब पैदा करता है। बेशक बेशक। पहला वही सबब मुसब्बिबुल किसी आर्टिस्ट ने मना कर दिया, उसकी जगह मुझे लिया, और मुझे इस बात का पता भी नहीं, मैं चला गया। वरना आदमी कॉन्शियस हो जाता है कि यार उसने फला ने मना किया है, तो कभी ईगो आ जाती है बीच में, कभी बोलता है मैं उससे अच्छा करूंगा, उसमें खराब हो जाता है। अच्छा, मैं चूंकि आपको जानता हूँ, बात हम शोबे में आपके साथ मुलाकातें भी रही, आपके साथ शोज में शिरकत भी करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो आप लुत्फ लेंगे, ये जो आपने बात की ना, लिटरेचर के भी आप आदमी हैं, कि मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज। वाह, इत्तफाकात होते ना। वाह वाह। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। वाह। वो जो आप कह रहे वाह, हैं, वाह। मुझे याद है, शुक्रिया, क्या बात है, सुभान उससे मुझे अल्लाह। याद आ गया। तो वो ड्रॉप हो गए। अच्छा, वो ड्रॉप हो गए, मुझे नहीं पता कि किसी को हटाया गया या किसी ने छोड़ा ये रोल।
तो जनाब वो खुशबख्ती ये थी मज़ीद कि हम कहते हैं ना कि यार ये मेरी खुशकिस्मती थी, होती खुशकिस्मती है लेकिन अल्लाह ने पहले से तय किया हुआ जी जी जी, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आना शुरू होती है ऐसे ही। चीज़ें। तो जो राइटर थे ना उन्होंने वो बीमार हो गए, पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखा उन्होंने, अच्छा, उन्होंने वन लाइनर लिख के भेज दिया। वो एक होटल का सेट है, जो होटल है कहीं पहाड़ी इलाके में, बर्फबारी हो रही है और सब उसमें कैद हो गए, बाहर नहीं निकल सकते, रास्ते बंद हो गए। अब उसमें मैं वेटर हूँ, ठीक है ना। अब उन्होंने ये पूरी थीम लिख दी एक सफ़े पे, उन्होंने वन लाइनर बना दिया। सीन नंबर 1, वेटर आता है, वेटर जाता है, मौजू यह है कि हाँ, वो ठीक है। कहता है रास्ते बंद हो गए। एक अब भाई वो ये कह के थोड़ी चला जाएगा रास्ते बंद हो ठीक गए, है। उसके बीच में भी तो करना है कुछ। और उसमें होटल के मालिक जो है वो मोइन अख्तर साहब है, मोइन भाई। मुझे मौका मिल गया, उन्होंने कहा यार आप लोग बनाओ, क्या बना सकते हैं इसमें। मैंने शुरू किया, वेटर आता है, मैंने कहा सर कुछ बातें भी तो करेंगे ना, कुछ वो जो मैं वन मैन शो में करता था स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ वो, कुछ नई बातें, कुछ करते 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 फाइनल रिहर्सल वाले दिन इस्माइल तारा साहब, मोइन अख्तर साहब और महमूद अख्तर साहब, अल्लाह भला करे, कितनी लंबी, मजहर अली साहब, कितनी लंबी कास्ट थी। वो तो ज़ाहिर है टीवी के लोग थे, उनको कौन मना करता कि हम नहीं करेंगे आपका प्ले। तो जब मैंने अपनी एंट्री शुरू की, मेरे मुझसे ही शुरू होता था प्ले। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं हाँ। कि आप ये कितने 90-91 की बात है ना, 91 की बात। तो ये तकरीबन हो गए वही 35 बरस पहले। जी अगर हाँ। 35 बरस पहले चले जाएं और वो जो पहला सीन है हाँ। वो अगर आपसे रिक्वेस्ट हम करें कि आज जरा हो जाए, अच्छा, वो आप समझिए कि वो वेटर का मालिक यही कहीं है। पहाड़ी इलाकों में जो होटल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसका सेट लगा है, लाउंज का, रिसेप्शन का वो रखा है, काउंटर है। और रिसेप्शनिस्ट है सलमा जफर साहिबा। ठीक है। कभी होती है कभी नहीं होती, तो उनकी जगह मैं जाके बैठ जाता हूँ। तो अब मैं पहले आता हूँ और अख्तर शिरानी एक आर्टिस्ट थे हमारे, जो बकरा किस्तों में दुबले मिर्जा दुबले बने से, होते थे, दुबले से, ठीक है ना। वो अख्तर शिरानी जो है वो भी वेटर है, मैं हेड वेटर हूँ। तो वो आके कहते हैं कि यार तुम किस बात के हेड वेटर हो, तुम तो यहाँ से गायब हो जाते हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। मैं कहता हूँ यार तुम्हें नहीं पता रास्ते बंद हो गए, तुम्हें नहीं पता रास्ते बंद हो गए, मैं रास्ते खुलवाने की कोशिश कर रहा था। अरे तुझे क्या पता यार, तू तो बर्फ देखते ही छींके मारना शुरू कर देता है, तू क्या बाहर जाता है, तो तुझे तो रास्तों का भी नहीं पता। तो अख्तर शिरानी कहते हैं चलो चलो तुम्हें क्या पता रास्तों का, मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं इस होटल के एक एक कोने से वाकिफ़ हूँ। मैंने कहा तू इस होटल का चूहा है। उसके बाद आफ्ताब आलम साहब और उनकी बेटी बनी है अंबर अय्यूब, वो आते हैं और उसके बाद अंबर अय्यूब किसी से शादी करना चाहती हैं, आफ्ताब आलम साहब मना करवा रहे हैं उसको कि नहीं उससे शादी मत करो। तो वो परेशान होके वो कहती है या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। पीछे से मैं आवाज़ लगाता हूँ इधर आ जाओ, बड़ा क्लैप आता, लाफ्टर आता। और आफ्ताब आलम शिकारी बने हुए, तो वो उनके पास बंदूक होती थी, वो डबल बैरल जो होती थी, वो बंदूक उठा के उल्टी करके कहते थे आइंदा बदतमीजी की तो बंदूक खींच के मारूंगा। उनको भी एक लाफ्टर मिलता था। उसके बाद मैं कहता था भाई ये बंदूक चलाने की चीज है तो इसको चलाओ, खींच के क्यों मारोगे, क्या पुलिस में हो। तो वो जब हमने एक्सक्यूज मी बाबा किया तो एक अच्छी उस टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर जकिया जलाली साहिबा ने और इदरीस चाचा होते थे, चाचा मजाक में कहते थे उन्हें, वो लेकर जाते थे यहाँ से ग्रुप अमेरिका, और हम शोज वगैरह लोग करते थे, तो ड्रामा लेके गए वहाँ। मैंने सबसे पहले ना ये देखा प्रैंक शो, एक वहाँ तो बहुत पॉपुलर था उनके कल्चर में ना। हाँ। तो अच्छा उनके वहाँ लोग बुरा भी नहीं मनाते थे ना सर, उनका मैं तो ऑन एयर यहाँ बता भी नहीं सकता कि उनका किस कदर जी वाहियात जी होता हाँ, था, बहुत हाँ। ठीक है ना। तो आप समझ ही जाएंगे, देखने वाले भी समझ जाएंगे किस लेवल का वाहियात होगा जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार आइडिया बहुत अच्छा है कि कैमरा छुपा के मजाक करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इससे पहले पाकिस्तान में ये किसी ने नहीं किया, कभी नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि तो यार पाकिस्तान में प्रैंक को लाने वाले आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ना सिर्फ लाने वाला बल्कि ये जो फॉर्मेट है, जो सेलिब्रिटीज के हाँ, साथ उनके पास जाना उनको गेटअप कराना, खुद गेटअप करता था, ठीक है ना, लोगों के साथ प्रैंक करना, ये पूरा फॉर्मेट मेरा है। फिर उसको इंडिया ने भी कॉपी किया छुपा रुस्तम के नाम से। वो हमने पाकिस्तान में ट्राई किया, शुरू में हमने टेस्ट रिकॉर्डिंग की लेकिन वो मज़ेदार नहीं थी। फिर उसको दूसरी तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा किया तो बहुत अच्छा शुरू में लड़के करके ले आए और वो लोगों को डरा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो हैरेसमेंट है, हाँ।
आप तो खौफजदा कर रहे हैं। खौफजदा नहीं करना खुश है, करना है लोगों आपने इंटरटेन करना है यार, हंसाना है, तो कोई ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो वो रिमेल साहब होते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुम खुद लिखो। मैंने कहा तो एक जिम्मेदारी आपने और दे दी। कहने के डायरेक्शन भी तुम करोगे। मैंने कहा अच्छा ये एक जिम्मेदारी मजीद। लेकिन वो उसमें इतना मुझे मज़ा आ रहा था। एक एपिसोड चला था कैसा का, वसी साहब, और रात को वो चला है। मैंने पहली दफ़ा ये जो शोहरत है ना एक्सपीरियंस की, इस तरह की टीवी पे तो आते रहते थे हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस तरह की शोहरत, रात को एपिसोड चला है, सुबह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। मैंने कहा यार ये तो फिर और दिल लग गया कि यार अब ये जिम्मेदारी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। फिर उसमें मैंने एक वो बनाया, एक मैंने मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार क्यों ना गेटअप कराया जाए मशहूर लोगों को जो सेलिब्रिटीज़ हैं, और लोग शशोपंज में मुब्तला हो, कंफ्यूज हों कि यार वसी साहब को अगर मैंने गेटअप करा दिया है कि ये वसी शाह हैं या लग रहे हैं उन जैसा कोई और है। सज्जाद अली जो हमारे सिंगर हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर, मैंने सज्जाद को सबसे पहले ये आइडिया सुनाया। तो सज्जाद ने मुझे यूं करके देखा, मैंने कहा यार इसको अच्छा नहीं लगा शायद, मैंने कहा ये मना कर देगा। कहने लगा बहुत अच्छा है, किसी को बताना नहीं, चोरी हो जाएगा। और सज्जाद की मेहरबानी, सज्जाद ने भी किया इसमें। हाँ अच्छा, क्या बने सज्जाद? सज्जाद को हमने हार, फूल, बाल और वो जो हेयर पिन वगैरह बेचते हैं ना इधर शॉपिंग सेंटर वगैरह में, तो अब तो कम हो गया ये रिवाज। वो हाथ में पकड़ के फेंक। जी 96 में तो बहुत होता था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह। तो सज्जाद का रंग वंग हमने टैन कराया, डार्क कराया, और बाल खराब कराए, जरा टोपी वोपी पहनाई, बहुत अजीब सा हुलिया बना के। अब कामयाब हो गया वो पहला ही सेगमेंट। अब वो बेच रहा है, हार ले लें बाजी, हार ले लें, फूल ले लें, ये ले लें, वो इजारबंद वगैरह जो होते हैं उनके पास वो भी। तो अब एक खातून थी, वो देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौजूद है, हनीफ राजा पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आप देखिएगा। वो आंटी जो थी उन्होंने यूं देखा, फिर यूं देख रही हैं। अच्छा हमारे पास उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्निकल फैसिलिटीज ना, अब तो ये छोटे माइक आ गए, कॉर्डलेस आ गए, उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं। तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन उनके जो है वो कैप्चर कर पाते थे। हाँ, जो उन्होंने कहा वो नहीं रिकॉर्ड हुआ। और ज्यादा ये होता जब डिस्क्लोज करते थे हैंडी माइक से, उनसे बातचीत कर लिया करते थे। तो अब उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है, वो देखिएगा जरूर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये पहचान रही हैं। उनके साथ उनकी 3 बेटियां हैं। अब वो उनसे कुछ कह रही है, थोड़ी देर के बाद जब वो ज्यादा करीब उसके गए ना देखने, वहां मैंने डिस्क्लोज कर दिया, मैं आ गया सामने। तो अरे ये क्या, आप हनीफ राज हैं? मैंने कहा जी जी। तो ये क्या, मैंने कहा ये कौन है? कहने के ये पता नहीं। मैंने फिर दिखाया, सज्जाद ने टोपी उतारी, कलर वलर अपना हाथ में लगा के दिखाया कि गेटअप किया है, हमारा नया शो शुरू हुआ है, तो उसमें देखिएगा कैसा नाम है उसका। कहने की जबी, कहने की मैं तो पहचान रही थी। मैंने कहा ये सज्जाद अली है, हार फूल नाड़े वगैरह बेच रहा है। तो मैंने अपनी बेटियों से कहा मुझे ये सज्जाद अली लग रहा है। तो कहने अम्मी क्या हो गया, पागल हो गई हैं आप? सज्जाद अली क्या हार फूल और नाड़े बेचेगा? तो वो फिर उनका इंटरव्यू किया, तो बस इस तरह। वाह जी वाह। ये बताइए, अब ये जो प्रैंक होता है इसके अंदर यानी कि पूरी दुनिया में भी हमने देखा है जी, और यहाँ पे भी, चूंकि लोगों के लिए सरप्राइज होता है ना जी, तो उनका बिहेवियर भी, उनका रिएक्शन भी सरप्राइज के तौर पे बात का सामने आता है। कोई ऐसी बात आपको याद आ रही हो जो बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो किसी अगली उसमें बदल गई हो? हाँ बिल्कुल होता है। एक हमारे म्यूजिक कंपोजर थे जावेद अल्लाह दित्ता साहब। हाँ ठीक, नाम सुना होगा आपने। पीटीवी के बहुत सारे सीरियल्स में, कराची सेंटर से खास तौर पे, वैसे पूरे पाकिस्तान से काम किया उन्होंने, लेकिन कराची सेंटर के बेशुमार सीरियल्स में उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, उनके बनाए हुए गाने, उनके और उनके भाई अख्तर अल्लाह दित्ता। तो जावेद अल्लाह दित्ता साहब के साथ एक मैंने प्रैंक किया। उनके साथ? हाँ उनके साथ किया। हायर किया हमने एक ऑफिस, वहाँ कैमरे लगा दिए, और एक लड़की है, किसी मैं सामने नहीं आया, कोई एक साहब मेज़बान बन गए कि वो एक कोई खातून है, वो आपकी शागिर्द होना चाहती हैं, म्यूजिक की बड़ी शौकीन है। तो वो शरीफ आदमी थे जावेद साहब, बहुत इंतहाई शरीफ आदमी जावेद अल्लाह दित्ता। हाँ क्यों नहीं। तो अब वो अच्छा कुछ सुनाया, अच्छा ठीक है, देखें मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसा। फिर उसने कहा कि देखें जावेद साहब आपको पता नहीं है, मैं आपकी मौसीकी की बहुत आशिक हूँ। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक लवर होता है तो म्यूजिक नहीं, मैं सिर्फ म्यूजिक की नहीं, मैं आपकी भी आशिक हूँ। वो थोड़े से चौंके, कहने के अच्छा। उसके बाद फिर वो
कहने लगे कि चलें ठीक है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, फनकारों से प्यार करना चाहिए। कहने लगी मैं तो आपसे शादी करूंगी और मैं काजी भी साथ लाई हूँ, और हमने काजी रेडी किया हुआ था। अच्छा, वो अंदर गया काजी, उन्होंने कहा भाई अभी तो निकाह होना है। अरे जावेद साहब के तो पसीने छूटे तो अजीब व गरीब हो गए। और फिर मैंने जाके डिस्क्लोज किया, वो कह रहे हैं यार मैं तो परेशान हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे मतलब एक शौक लगा जब दूसरे दिन पता चला कि वो तो बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए थे घर जाके। अरे भाई फिर मैंने उनसे बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मैंने फ़ोन करके उनसे माजरत की, मैंने कहा मैं घर आऊँ, नहीं मैं ठीक हूँ। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि यार एक लेवल तक हमें मजाक करना है, तो ये तो किसी के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। वो तो जावेद साहब शरीफ आदमी थे, कोई और होता तो हो सकता है कहता कि नहीं अब तुमने कहा है तो अब तो करके ही दिखाओ। ऐसे ही है, काजी को नहीं जाने दो। ऐसे ही है। बड़े मजे के वाक़यात है, रंगीला साहब के साथ किया। अगर आप मुझे इजाजत है ब्रेक पे जाना है, और फिर ये तो हम जरूर सुनना चाहेंगे रंगीला साहब वाला, जी। क्योंकि इतने हमारे कमाल के आर्टिस्ट और उनके साथ क्या बात है। प्रैंक हुआ, प्रैंक ही की बात कर रहे हैं, प्रैंक की बात। तो क्या हुआ नाज़रीन, ये आप जान पाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम हनीफ राजा साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, और बहुत सारी यादों, बातों और तारीखी वाक़यात के साथ और चुटकुलों के साथ हमारे साथ मौजूद है हनीफ राजा साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। ऐसा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। अच्छा, मगर उससे पहले जो शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, मेरा कुछ सामान शिफ्ट हो रहा है, तो इसकी तरफ हम बाद में पढ़ेंगे, मगर आप पहले रंगीला साहब और प्रैंक की बात हो रही थी। रंगीला साहब के साथ तो बहुत मज़ेदार हुआ। रंगीला साहब आए हुए थे कराची एक स्टेज ड्रामा करने के लिए, तो वो किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, मुझे पता चल गया। मैं उनकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं गया, मैंने कहा इंटरव्यू के बहाने उनसे प्रैंक करूंगा, लेकिन वो इतने ज़हीन आदमी हैं कि जब हमने प्रैंक शुरू किया बड़ा मज़े से प्रैंक करवाते रहे। आखिर में कहने लगे ओए बात सुनो हनीफ राजा, बहुत चालाक बनते हो तुम, क्या मुझे कैमरा दिखाओगे, वो देखो वो सामने दरख्तों पे कैमरा चला दो। और कोई खास मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस वाले, कभी गुस्सा आ गया हो किसी को? हमारे जो सिंगर हैं सलीम जावेद, ठीक है ना, तो सलीम जावेद के साथ एक मैंने प्रैंक किया, और वो प्रैंक ये था कि सलीम जावेद किसी ऑफिस में आए, एक प्रोमोटर हैं उनके ऑफिस में सलीम जावेद साहब को बुलवाया, सलीम वहाँ पर आए, और उसके बाद एक बंदा आया कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं ऊपर ही मेरा भी ऑफिस है, और मैं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये सेल करता हूँ। उस वक्त ये डेक वगैरह का बड़ा फैशन था ना, टेप रिकॉर्डर डेक वगैरह, तो और ये मैं आपके लिए एक बड़ा ही एक्सपेंसिव वो डेक लेके आता है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अरे नहीं सलीम ने कहा नहीं सर ये देखें स्टीरियो है, यूँ है ये आप रखें। सलीम ने रख लिया, वो कह रहा है एक पिक्चर बनवाते हैं, ये पिक्चर ही बन रही है, इस दौरान पुलिस आ जाती है, और वो पुलिस वाला कहता है यही था, उनके साथ एक मुखबिर टाइप का चोर भी है, वो कहता है साहब यही है, ये हमारा सरगना, ये चोरी का माल बेचता है। ओ उसको पकड़ते हैं पुलिस वाले, 2-3 लगाते, पुलिस वाले भी हमारे थे नकली, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सलीम जावेद असल में सरगना है इसके। ओहो, वो सलीम को तो एकदम इतना गुस्सा आ गया कि उसने ऑलमोस्ट उस बंदे को मुक्का मार दिया, और वो बंदा गिर गया। हमने उसको उठाया, अब भाई खुदा के वास्ते उठो, फिर सलीम को बताया यार ये इसी तरह प्रैंक हो रहा है। तो बाद में उसने एंजॉय ज़रूर किया, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फेस की। फिर मैंने ज़रा उसकी जो शिद्दत है उसको थोड़ा सा उसको मैंने कम किया। मैंने कहा यार ये लोगों के लिए ना ज़रा हार्मफुल हो सकता है, देखने वाला तो बहुत एंजॉय करेगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मिसहैप ना हो जाए, तो इसलिए फिर उसको मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल मुझे याद नहीं, मैंने चूंकि पूरा देखा नहीं, मगर ऐसे ही चलते फिरते मैंने देखा था कोई जुनैद जमशेद साहब के साथ भी कोई बिल्कुल कोई था, और उसमें मैंने देखा था कि जुनैद भी बहुत खफा हो गए थे। आपको पता है जुनैद जमशेद अल्लाह मगफरत फरमाए, आमीन आमीन, जुनैद मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। तो जुनैद के साथ मैंने 3 प्रैंक किए हैं। अच्छा। वो कहता यार मैं तुम्हें, ओ यार मैं तुझे मैं ही मिलता हूँ, और फिर हंसता था बाद में, बड़ा क्यूट चीज। और हर बार वो आ जाते थे झांसे में, जैसे अच्छा बड़ा लाइट सा होता था। असल में जुनैद ने उसी दौरान, जो मैं ये बात कर रहा हूँ 96-97 की, जुनैद ने अपने बुटीक का काम शुरू किया था। हमारा बंदा उसके बुटीक के सामने वो स्टैंड रख के और शर्ट्स और जो उसके पास चीजें थी, शलवार कमीज, वो रख के खड़ा हो गया और कह रहा है ये लोग महंगा बेचते हैं ये जुनैद जमशेद वगैरह, मैं सस्ता बेचता हूँ। और जिसमें गुस्सा आ गया था वो कौन सा था? जुनैद इससे पहले
जुनैद ने अंदर जमजमा में सबसे पहला जो बुटीक शुरू किया था, वहाँ हमने अपना एक बच्चा भेजा, मतलब बच्चा 15-16 साल का, समझदार। जुनैद अंकल, मैं आपके गाने दिल दिल पाकिस्तान देखता हूँ, फलाना देखता हूँ, और ये वो, अच्छा बेटा, नहीं थैंक यू यार, थैंक यू। और उसके बाद उसने अपनी मार्कर निकाला, उसने कहा सर ये टी शर्ट पे वाइट कलर की वो टी शर्ट पहना, एक ऑटोग्राफ यहाँ दे दी। जुनैद ने ऑटोग्राफ दे दी। सर एक यहाँ भी दे दीजिए, अच्छा जी, एक यहाँ फ्रंट पे भी दे दीजिए, एक यहाँ साइड में भी, पूरे उसने ऑलमोस्ट अपनी टी शर्ट पे ना ऑटोग्राफ ले लिए। थैंक यू करके बच्चा चला गया। थोड़ी देर बाद एक लहीम शहीम आदमी जो हमारे एक दोस्त थे, पुरदिल खान, पुरदिल खान, और वो प्योरली पठान लहजा था उनका, वही फेस था उनका, बहुत अच्छे इंसान थे पुरदिल खान। तो हमने पुरदिल को, उनको एक्टिंग का भी शौक था, हमने कहा पुरदिल साहब बस जो है ना पसीने आ जाए जुनैद को, कहने के कोई बात नहीं, अंदर भेज दिया। अब कंटेंट क्या था, अंदर गया, जुनैद जमशेद से कहा उन्होंने, जुनैद जमशेद कौन है? जुनैद ने कहा जी मैं हूँ। पहली बात तो ये कि यार वो वर्ल्ड फेम आदमी, उससे कोई पूछ रहा जुनैद जमशेद कौन है। खैर वो बेचारा खामोश रहा। उसके बाद उन्होंने कहा ये आपने क्या किया इसके टी शर्ट के साथ? उसने कहा क्या हुआ? कहने के ये क्या आपने सारा खराब कर दिया? कहने मैं खराब नहीं किया, आपके बेटे ने ऑटोग्राफ मांगा, मैंने ऑटोग्राफ दे दिए। उसके वालिद बन के गए। उसके वालिद बन के गए ना। तो वो कह रहा है कि किस बात का ऑटोग्राफ दिया? वो कहने का मैं मतलब सिंगर हूँ, तो सिंगर हो तो क्या हुआ, तुम जहाज तो नहीं उड़ाता है, ऑटोग्राफ किस बात का दिया है तुमने? इस टी शर्ट खराब कर दिया। उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। जुनैद बोल रहा है भाई आपको अगर कुछ और चाहिए आप यहाँ से ले लें। ये सुनना था खान साहब ने तो ये भी निकाल वो भी निकाल। उसके बाद वो तब कह रहा यार आप ये कर क्या रहे हैं? ये एक मैं दे दी मैंने टी शर्ट, और आइंदा मैं कभी किसी की शर्ट पे ऑटोग्राफ नहीं दूंगा भाई। तौबा, गार्ड को बुला लिया, फिर मैं गया भाई। मैंने कहा आज या तो दोस्ती बहुत पक्की हो जाएगी जुनैद से, या खत्म हो जाएगी। वो गुस्से हुआ, नहीं यार ये कौन सा मजाक है। आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हुआ। फिर मैंने उसको दिखाया, फिर मैंने उससे पूछा, इजाजत ली। अच्छा, आपने कहा पूछा? हाँ, मैंने कहा इसको ऑन एयर करूं? उसने कहा हाँ कर दो, अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज लगे कि मैं कहीं ज्यादा शाउट हो रहा हूं। मैंने कहा जुनैद यही तो एंजॉय करेंगे। उसने चलाओ यार। फिर वो हमने चलाया। मुझे आगे बढ़ना है अपने सेगमेंट की तरफ, मेरा कुछ सामान की तरफ, मगर ये बताइए कि ये जो आप लोग थे जो ये ख्याल करते थे कि ये बात कहनी है या नहीं कहनी, किसी की दिल आज़ारी होनी है कि नहीं होनी, किसी का दिल दुख सकता है, कोई हर्ट हो सकता है, किसी की तबीयत जरा सी भी खराब हो, 100 चीजें हैं ना। बिल्कुल। ये जो एहतियात थी काम करते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, सुनते हुए, छेड़ते हुए, जुमला कहते हुए, अब जो दौर है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। तो आपने ये जो इस दौर के साथ जो इन वैल्यूज के साथ काम किया सारी जिंदगी, और अब तो बिल्कुल सेंसर नाम की तो कुछ है ही नहीं ना। बिल्कुल। कैसे देखते हैं अब इस दौर को आप? देखिए उसकी वजह यह है कि आप अच्छा काम करेंगे, मयारी काम करेंगे ना, आप लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। आप जितना गैर मयारी काम करेंगे वो थोड़ी देर के लिए, अब मैं कहता हूँ ये जो वीडियो क्लिप वगैरह वायरल होते हैं ना सोशल मीडिया पे, 3 मिनट का जो क्लिप होता है उसकी शोहरत 3 मिनट से 3 महीने तक होती है। इस दौरान कभी भी वो खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं लोग। जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, अल्लाह ने कराया, आज तक लोग उसको याद करते हैं, उसकी मिसाल देते हैं। अगर आप जनरेशनल गैप भी कहें कि बीच में आ गया, ज़ाहिर है एक नई पौध जो है वो जनरेशन जवान हो गई, सब कुछ हुआ, वो भी सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं, उनको प्रैंक का पता है। जो नए आने वालों ने करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, उनको लगता था कि हम उल्टी सीधी हरकतें करेंगे जो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। हम उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो हम तवज्जो ले लेंगे। आप तवज्जो ज़रूर ले लेंगे। अब भाई आप बगैर कपड़ों के घूमे तवज्जो मिल जाएगी, लेकिन आपका इमेज क्या बनेगा? आपको पसंद किया जाएगा, नहीं पसंद किया जाएगा। लोगों को शोहरत और मकबूलियत का फ़र्क नहीं पता। शोहरत तो डाकू की भी होती है। मकबूल वर्ड जो है वो कबूलियत से बना है, कबूल से बना है ना, कबूलियत। तो मकबूल होना आसान काम नहीं है। मकबूल वो होता है जिसका कोई इंतजार करे, यार ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये एहसास रहता था कि अच्छा यार सोसाइटी में उसका मैसेज क्या जाएगा। बिल्कुल, ये भी तो एक चीज थी ना कि भाई फैमिलीज हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, वो देख रहे हैं। वही आप वाली बात कि कुछ भी तो नहीं किया जा सकता ना, कुछ नहीं कर सकते ना। देखिए इन लोगों का तो कुछ भी नहीं कर सकते, इनको पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। उस वक्त ये होता था, मैंने पीटीवी से मेरा आगाज हुआ है और 1991 में बादब बामुलादा होशियार से। तो वहाँ जो वैल्यूज होती थी, वहाँ जो सेल्फ सेंसर का एक सेंस जो है ना वो आपके अंदर डेवलप हो जाता था, वो मेरे अंदर डेवलप हो गया था
तो मेरे जब NTM पर मैंने किया कैसा, तो उसके कोई 100-150 एपिसोड तक किए होंगे वहाँ भी। तो वो सेंसर होने जाती थी VHS टेप इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद अगर कोई उनके एतराज़ात होते तो वो लिख दिया करते थे, ये डिलीट कर दें, ये मत चलाइएगा, या यहाँ ऑडियो बंद कर दें, आवाज़ बंद कर दें। 150 एपिसोड में एक दफ़ा भी सेंसर नहीं आया। वाह वाह। और एक चीज आपसे बात करते हुए जो भी मेरे जहन में आई है कि आपने उम्र के किसी हिस्से में भी वो काम किया और फिर आप 50-60 बरस गुजर गए, आप उम्र के किसी हिस्से में पहुंच गए, आप मुड़ के कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार ये काश डिलीट करवा दूं। बिल्कुल, ये भी एक ये important तो बात आपने बहुत खूबसूरत बात। आप जिस फख्र से आज आप कह रहे हैं कि भाई ये भी देखें वो भी देखें, आपको पता है कि आपकी फैमिली भी सब देख सकते हैं। सर आसान सा कुलिया है इसका, आसान सा पैमाना है। जो बात आप अपनी फैमिली में कर सकते हैं वो आप मीडिया पे आके कर। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हनी भाई, अच्छा माशाल्लाह, ये तो यार किसी डाकू का संदूक लगा है। किसी गरीब का घर लूट लिया, क्या है, क्या कहते हैं? अच्छा, एक तो ये वाह, गुल्लक, हाँ, ठीक है जी, और क्या है, आहा, एक ये रेडियो ट्रांजिस्टर। ये देखिए, ये तो बचपन का बैंक है, हाँ, ठीक है ना, गुल्लक, हाँ, और इससे बड़ी यादें वापस हैं। अच्छा, ये रेडियो ट्रांजिस्टर जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ भी एक वाकया है, तो मैं आपको ये वाकया जी, 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 ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको गुल्लक वाला वाकया सुना। हाँ, अच्छा, जो जेब खर्च मिलता था ना, पॉकेट मनी जो थी, वो मिलती थी 2-3 रुपए, ज्यादा नहीं। अब ये देखने के बाद दिल में एक लालच आता था कि यार इसमें डालना शुरू करें। आपको पता है, मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे ईद के लिए जमा करते थे। हाँ, हाँ, जी, 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 हाँ, ईद पर कुछ खाएंगे, मजे की चीजें। हाँ, हाँ, ईद पर शुरू भी करते थे जमा करना। शुरू भी करते थे। अच्छा, हिला के भी देखते हाँ, हाँ, कम तो नहीं हो गए, कम तो नहीं भरा हो गए। कि नहीं भरा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी नोट अटक जाता था, हाँ, हाँ, और उसको हेयर पिन से, ठीक है ना, घर वालों की किसी की भी, या एक छोटे से किसी तीली से, तिनके से उसको अंदर करते थे, हाँ, या लालच होती थी तो उसको निकालने की भी कोशिश करते हाँ, थे। वो भी ऐसे ही निकालते थे। ऐसे ही होता ना। तो किसी ने मुझे कहा कि यार ये जो गुल्लक है ना, आप इसको, ऐसी किसी ने पता नहीं बेवकूफ़ बनाया या उसका भी अपना ये कॉन्सेप्ट था कि ये गुल्लक अगर आप, हमारे घर के बाहर क्यारी थी, तो उसमें अगर आप ये दफन कर दोगे ना, तो ये पैसा डबल हो जाता है। शरारती आदमी हो गए। ठीक है, उस वक्त भी कोई डबल शाह होगा ना। हमने उसकी बात मान ली यार, हो सकता है कि उसने प्लान करके बताया हो, हाँ। और मैंने ले जाके क्यारी में दबा दिया। हाँ, और आपकी उम्र क्या थी? कितना है? 3-4 साल होंगे शायद, 5 साल। नहीं 5-6-7 हाँ, साल का बिल्कुल होगा, ही, ठीक हाँ, है ना। वो गुल्लक उसमें दबा दिया, और दबाने के बाद जब अब रात को नींद भी नहीं आ रही है कि यार वो पैसे डबल होना शुरू हो गए होंगे, और जब मैंने जाके निकाला है ना ये गुल्लक कि देखूं तो सही इसमें क्या है, तो वहां कोशिश की, निकाला भी नहीं। अब मैं ढूंढ रहा हूं, यार पूरी क्यारी खोद दी मैंने, तो गुल्लक गायब था। वो छोटा सा हनीफ राजा तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। बहुत बच्चा तो भाईजान। बहुत है ना। अब मैं ये देख रहा था कि यार ये 2-3 दिनों में कौन नई शर्ट या टी-शर्ट पहन के घूमेगा। मैं समझ जाऊंगा कि ये इसी ने चुराए। मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। घर के सैन में ये रखा होता था रेडियो, और जो गाने उस वक्त बज रहे होते थे, और कुछ प्रोग्राम आते थे। एक प्रोग्राम आता था किसी रूबिया लेक के रंग जेदी के संग, अगर आपको याद हो, या पता नहीं लाहौर में आता नहीं, कराची में मुझे याद है, ठीक है, सब पूरे अतर शाह खान जेदी साहब का, ठीक है ना। वो अजीम सरवर साहब गालिबन किया करते थे। और मैं बड़े शौक से सुनता था वो, क्योंकि जेदी साहब की बड़ी मजे की अदरवाई की बातें होती थी। क्या बात। और वो शिकारी बन के बता रहे होते थे। एक दफा मैं शिकार करने जंगल में गया तो शेर मेरे पीछे लग गया, तो फिर वो लड़की मेजबान पूछती थी फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? क्या नहीं, मैंने शेर को बेवकूफ बनाया, मैंने सीधे हाथ का इंडिकेटर दिया और मैं उल्टे हाथ पे मुड़ गया। मैं ये सोचता था, वो किसी ने मुझे बताया नहीं, गुल्लक की हद तक तो बेवकूफ बन गए थे, लेकिन अभी हिमाकत मजीद बाकी थी। ठीक है ना। तो मैंने कहा यार किसी दिन देखते हैं, और ये बहुत लोगों ने किया होगा कि यार ये जो इसमें ढोल बज रहा है, गाना गा रहा है,
ये क्या चीज़ है, कहीं ना कहीं तो इसके अंदर मौजूद होगी। तो ऐसा ही एक रेडियो मैं घर का खराब कर चुका हूँ भाई, अच्छा, और पिटाई भी खा चुका हूँ वाह वाह वाह। कि मैंने कहा मैं इसमें देखूंगा कि ढोल कहाँ होता है। मैंने रोते हुए बताया तो देखना चाह रहा है ढोल कौन बजा रहा है इसके अंदर, हारमोनियम कौन बजा रहा है। तो वाह वाह। घर वालों ने कहा कि भाई ढोल इससे भी बड़ा होता है, तो वो इसमें कैसे आ सकता है बेवकूफ। तो ये मजे मजे के आए, मासूम बच्चे के जहन में तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपका सेगमेंट बड़ा अच्छा है, बहुत थैंक यू प्यारा सर, था। थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट है जी हमारे लिए। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और हनीफ राजा साहब की शख्सियत के वो पहलू जो शायद इससे पहले आप के सामने नहीं आए होंगे, आज हनीफ साहब वो हमसे शेयर कर रहे हैं ना हनीफ भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हनीफ राजा साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। सभी जानती है। हाँ, सब जानती है। तो जरा देखते हैं कि पब्लिक मजीद क्या जानना चाह रही है। दिखाएं सर, जी। हनीफ साहब, आपने बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक किया है, तो मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा प्रैंक जिसके एंड पे आपको मार भी पड़ी हो और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हो। मजे की तो बहुत बात हो चुकी है, मैं मार वाला सवाल जो है, पब्लिक सब जानती है हाँ, भाई। हाँ, हाँ। ऐसा हुआ भाई साहब के रेलवे स्टेशन का एक प्रैंक मैंने करना था। और हमने पूछा कि भाई यहाँ किससे इजाज़त लेनी होती है। उन्होंने कहा रेलवे मास्टर साहब से ले ले, वो जो स्टेशन मास्टर जो स्टेशन होते हैं, मास्टर होते हैं। उनसे हमने बोल दिया। उन्होंने कहा हाँ कर ले। शायद वो समझे ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो मैंने कुली की वर्दी वगैरह पहनी और मैंने वहाँ प्रैंक किया। तो 2 पुलिस वाले आए, वो पकड़ के ले गए मुझे। और हमने कहा कि भाई प्रैंक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। उन्होंने कुछ नहीं सुना। और वो जो स्टेशन होता है ना रेलवे स्टेशन में, तो ये कराची कैंट स्टेशन की बात कर रहा हूँ, और अंदर उन्होंने मुझे फेंका और 2-3 लगा दिए। इतनी देर में एसएचओ आए, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनको मैंने बताया, गेटअप वेटअप किया हुआ था। तो मैंने कहा ये देखे सर, मैं हनीफ राजा। अरे हनीफ राजा साहब, यार आप समझदार आदमी है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा सर स्टेशन मास्टर साहब से ली थी। कहने लगे नहीं, उनसे नहीं लेनी थी, पुलिस स्टेशन में बताना था। मैंने कहा यार ये बात वो बता देते। तो ये 3-4-5 थप्पड़ जो पड़ गए, बाकायदा पड़ गए भाई। तो उन्होंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, गलती है। और ये पंजाब पुलिस के थे कि सिंध पुलिस के थे? सिंध पुलिस के। अपने इलाके में पिटा जी। हनीफ राजा साहब, आपके नाम के साथ राजा है, तो आपके सपनों की रानी कौन है जिस पर आपको क्रश हो? बहुत शरारती पब्लिक है भाई, और सही नाम रखा है आपने, पब्लिक सब जानती है। भाई साहब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि कोई एक रानी जिंदगी में दिल में आके बसी हो। उसके लिए मैं, वैसे तो वसी साहब बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मैं इनके सामने एक शेर पेश करूंगा वसी साहब के सामने। उसने परवीन को चाहा कुछ इस तरह नसरीन के बाद, उसने परवीन को चाहा कुछ इस तरह नसरीन के बाद, जैसे मीठे की तलब हो नमकीन के बाद। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी रानियां आई? देखिए सर, रानियां तो आती जाती ही रहती हैं, लेकिन अब उनमें से कई रानियां जो है नानियां बन चुकी हैं। आपने बताया कि आप पेंटिंग भी करते हैं ना, जो शुरू में भी तस्वीरें दिखाई वो आपकी बनाई हुई थी। जी जी, वो स्केचेस जो थे वो लाइन वर्क के थे, पेन एंड इंक वर्क के, और ये इमरान डाइजेस्ट में प्रिंट भी हो गया। बड़ा नफीस अच्छा काम हुआ है। बस सर हो गया, अल्लाह ने करा दिया। और पेंटिंग वगैरह का भी बड़ा शौक रहा मुझे, और आज भी है। हाँ हाँ हाँ। और ये बस अल्लाह की देन होती है। तो जब कोई काम करने का दिल ना चाह रहा हो तो उसका कोई स्केच बना दिया, कुछ कर लिया। अब इतना टाइम नहीं मिलता है कि बाकायदा वो वाटर कलर या ऑयल पेंट से मैं पेंटिंग करूं। बट ये चीज़ें जो है ना, ये जिसमें मौजूद होती हैं, तो उसका दिल चाहता ही रहता है कुछ ना कुछ करो। हाँ, तो कभी आपने किसी इदारे से तरबियत हासिल की थी, या बस ये बिल्कुल इनबॉर्न था, बस जिसे कहते हैं ना कि दीवारों पे जी बिल्कुल नक्श था ये बाय बर्थ कर करके? मैं महल्ले की दीवारों पे कोयले से, खासतौर पर वो दीवारें जिसमें जो नया घर बना होता था और उस पे पेंटिंग होता था, तो उस पे कोयले का बड़ा अच्छा रंग उभरता था। तो हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक है ना, उस पे मैं बनाता निकल के आता है। यस, निकल के आता था। उस पे मैं स्केचेस भी बनाता था, उस पे मैं खत्ताती भी करता था। लेकिन फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। वहाँ मैंने फिर प्रॉपर पढ़ा भी आर्ट को, और मैं कमर्शियल डिजाइनर बनना चाहता था। अच्छा 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 जी। आपने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सिद्धू को इतना हंसाया जितना कपिल ने भी नहीं हंसाया।
हाँ देखिए, असल में बात ये है, जो सच बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान में कॉमेडी बड़ी रिच है। और रिच ये कोई सीखने वाला काम तो है नहीं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और मेरे ख्याल से अल्लाह को शायद पाकिस्तानियों में कॉमेडी दे के पैदा करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कपिल भी अच्छे हैं, लेकिन उनको लिख कर दिया जाता है तो वो उसको देख के बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हमने जो कॉमेडी, जो हमने अपने सीनियर्स को देखा, मोइन भाई को देखा, मोइन अख्तर साहब को, उमर शरीफ साहब को देखा, इवन अमानुल्लाह साहब को, फिर मेरी दोस्ती भी अमान भाई से हो गई जब मैं लाहौर आता था, मुझे पाए खिलाने लेके जाते थे। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ अल्लाह ने शायद मुझे भी दी थी, ऐसी विट दे के पैदा किया था। तो मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि यार यहाँ पे इस तरह की विट नहीं है। तो जो आपने ऑन एयर देखा है ना लाफ्टर चैलेंज में, 2 एपिसोड मैंने किए थे, जो ऑन एयर देखा है वो तो आपने 40 मिनट का देखा होगा। अच्छा, मैंने 1.5 पौने 2 घंटे कॉमेडी की और फिल्बदी सिचुएशन पे। और सिद्धू साहब तो बस आप सोच नहीं सकते, वो हंस हंस के वो लेट जाते थे। एक बात थी जिसपे उन्होंने बड़ी दाद भी दी, मजाक में गुस्से भी हुए और शेखर सुमन बहुत हंसे। तो कोई एक जोक था जिसपे सिद्धू साहब हंसे नहीं। मैंने कहा सिद्धू साहब मुझे ये लगता है कि ये जोक काम का है क्योंकि आप इस पे हंसे नहीं। और ये फरमाइए कि अभी आपने बहुत सारे लेजेंड्स का जिक्र किया ना, लहरी साहब का जिक्र किया, मोइन साहब का जिक्र किया, जो कि हमारी यादल्ला थी, मोइन भाई का, उमर भाई का, कहते हैं उमर भाई का, और अमान साहब का। बिल्कुल, ये 4 लोगों का आपने जिक्र किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन चारों लोगों की जो मुलाकातें आपके साथ रही, कोई एक बात जो आपको याद आती हो दिलचस्प, जो कि निजी नौयत की हो, यानी कि लाइन बात है कि जिसका ताल्लुक टीवी से ना हो, आपको याद आती हो, आपस में जो जुमले होते हैं सब आर्टिस्टों के। अभी जो पैकेज चला था उसमें एक मेरी पिक्चर थी, ये सीरीज थी एक रात एक कहानी, पीटीवी कराची सेंटर से, इकबाल लतीफ़ साहब। जी मुझे याद है। तो मेरे ऊपर पूरा एक प्ले था। एक गरीब लड़का है और वो रात भर घूमता है और बड़ी फला बहुत अच्छी मजे की स्टोरी थी। जमील मलिक साहब ने लिखी थी वो, जो लाहौर हमारे यहाँ राइटर भी थे, अदाकार भी थे और एक्टर भी थे, जमील साहब। तो वो 50 मिनट का मुझे वो प्ले मिला पूरा, और टीवी पे 50 मिनट का प्ले आना बहुत बड़ी बात होती। जी और सोलो तो वो चला। तो दूसरे दिन लहरी साहब से मेरी काफ़ी फ्रैंकनेस हो चुकी थी, शोज़ में भी मिलते थे, मजाक भी करते थे, वाक़यात भी सुनाते थे, मैं भी उनको सुनाता था। तो उन्होंने फ़ोन किया, क्या हाल है, ठीक ठाक? मैंने कहा जी लहरी साहब, अबे बात सुनो, कल हमने तुम्हारा ड्रामा देखा। मैंने कहा अच्छा। तो उनकी टोन इस तरह की इसलिए हो गई थी कि वो पैरालाइज हो गए थे ना, उसके बाद वो सही हुए थे, तो थोड़ा सा लुकनत सी आ गई। हाँ, लेकिन उसमें भी कॉमेडी पैदा करते थे। कहले अबे तुम्हारा हमने रात को ड्रामा देखा, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अबे ये हो क्या रहा है, मतलब तुम भी अच्छा काम करोगे। अच्छा, और उमर भाई का एक बड़ा मजे का वाकया है। दुबई में कोई आदमी आया उमर भाई के पास, और उमर भाई कोई काम, उमर भाई कोई खिदमत, नहीं कोई नहीं। फिर वो आया, उमर भाई रोज आ रहा है ना। उमर भाई ने कहा कोई काम नहीं है। नहीं आप बताएं तो सही। उमर भाई ने कहा यार एक काम कर, ये जो अलमारी है ना ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ये उठा के तू यहाँ रख दे। कहने लगा ये मैं कैसे अकेले उठाऊंगा। उमर भाई कहने लगा आदमी लेकर आ जाओ। वो उस दिन का गया, आज तक नहीं आया। अच्छा, अमान साहब के बारे में क्या याद आता है, जो आपको आपने कहा अभी पाए खिलाने ले जाते थे? हाँ। अच्छा, अमान साहब मुझे पाए वाए खिलाने लेकर गए। वो पूछते थे क्या की खाना है। मैंने कहा या तो पाए खिलाएं मुझे, या फिर अंडे चने मुझे लाहौर के बहुत मजे के लगते हैं वो खिलाएं, और वो गरम गरम नान के साथ। चल यार चलते हैं। हम चले गए इधर लक्ष्मी पे कहीं ना, कहने लगे इसके बहुत अच्छे होते हैं। खाना आ गया, हम खाना खा रहे। इस दौरान एक बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, की हाल है, खैर है? हाँ जी पुत्र खैर है। अब खाना खा रहे हैं, आने वाले को भी तमीज़ होनी चाहिए ना कि यार बंदा खाना खा रहा है, सलाम दुआ दूर से कर ले। उसका हनीफ राजा साहब कराची आए हो? मैंने कहा जी। ओ यार तुहाडे बड़े ड्रामे वेखे ने। मैंने कहा थैंक यू, बड़े प्रोग्राम वेखे ने, प्रैंक वेखे ने, थैंक यू। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, और अमान साहब ठीक हो? हाँ जी ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो 2-3 खाना खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी के फिर आ गया। अमान साहब आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आप ठीक तो हो ना? अमान साहब ने कहा पुत्र मैं ठीक हाँ, सब खैर है। उसने क्या काम है पंजाबी में अमान भाई ने कहा। कहले कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आपसे मिलने आया हूँ। कहले ओ भाई मैं जेल में हूँ।
क्या बात है यार, मजे के आदमी थे अमान भाई, बहुत मजेदार। वाह मफरत जी, आमीन 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 आमीन। इतनी खुशियां बिखेरी हैं ना क्या इन सब बात ने है, क्या बात है। सोसाइटी में। और देखें ये सब लोग जो है ना ट्रेंड सेटर हैं, Yes, लेजेंड्स हैं, yes, अल्लाह ताला और इन इनको सबको- छुए बगैर नए आने वालों में मुश्किल ये कोई आए। गरीब रहमत फरमाए जी, इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम हनीफ राजा साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। राज साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सर रिग्रेट कोई एक प्लॉट था जो बहुत कम पैसों में मिल रहा था, और मैंने कहा अभी लेते हैं, और कब लेते हैं और जब लेते हैं। आज जब मैं उसकी प्राइस देखता हूँ तो कम से कम 50 गुना बढ़ चुकी है, और मैं सोचता हूँ कि वो पैसे मेरे पास उस वक्त मौजूद भी थे और मैं ले लेता, तो उसके लिए मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ अफसोस कि यार ये लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। हाँ, ये एक अजीब सा वो होता है। ये अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सारी आपकी खुशियाँ पूरी करे, आमीन। मगर ये हमारे सोसाइटी का, इस खत्ते का एक अलमिया भी रहा है। जी जी, आम आदमी का, हम सबका ही, आम आदमी से बता दिया कि जो भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, सोचते हैं कि भाई हम कुछ घर बनाएंगे। अच्छा, वो और चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही होती हैं, इस पे बड़ा एक खौफनाक अफसाना है गुलाम अब्बास साहब का, उसका नाम है कतबा। कदबा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सबको वो वो दे। अपने घर के लिए बना जी, के जी, रखते जी। हैं और आखिर में वो उनकी कब्र पे हाँ, वो जब पैसे इकट्ठे होते हैं, जब वो उतने जोड़ता है तो पता लगता है कि वो महंगा हो। जैसे लाख रुपए का है, बिल्कुल। जब 1.5 हो गया, 1.5 जमा करके जाता है, पता लगा 2 का हो जी गया, हाँ। 2 जमा करके आता है, पता लगा 3 का हो गया। इस अरसे में उसे नजर आता है एक कतबा लिखने वाला, संगमरमर का संगमरमर का पीस। तो वो सोचता है कि मैं घर तो ले बनाऊंगा ही, हाँ। तो चलो यार ये मैं कतबा लिखवा लेता हूँ अपने नाम का, और फिर वो मेरे घर की यानी कि दीवार पे जो फ्रंट जो वो है उसके ऊपर दरवाजे आवेदा हो पे जाए, लगेगा। दरवाजे पे लगा लेंगे, नेम प्लेट जिसे कहते जी हैं, हाँ। अपने नाम का वो कतबा। तो करते करते होता यह है कि वो सारी ज़िंदगी इसी तगोदौ में लगा रहता है, और उसका इंतकाल हो जाता है, ना वो प्लॉट खरीद पाता है, ना वो घर खरीद पाता है, और वो कतबा जो है वो फिर उसकी कब्र पे लगता है। बस। तो ये हमारी सोसाइटी, हमारे अहद का भी, हमारे गरीब का भी, आम आदमी का भी अलमिया है ना ये। बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं यानी कि नहीं, बस मैं इसी तररह कहीं बाहर चला गया शोज हाँ, के लिए। अच्छा, फिर मसरूफ मैंने है। कहा अभी फिर देखते हैं। फिर मेरी वाइफ उस वक्त हयात थी, हाँ, अच्छा, तो ओह आपकी वाइफ का इंतकाल हो जी, चुका है? Very sad. 2018 में उनका इंतकाल हो Very गया। sad. वो उस वक्त हयात थी। उससे पहले जब मैं ये चीज कर रहा, वो कहती थी कि ले ले ये, मैं कहता था यार कितना महंगा हो जाएगा, कुछ 1-2 लाख रुपए महंगा होगा। हमें नहीं पता था इतना बड़ा जंप आएगा उसमें, तो वो बहुत बड़ा जंप आया, तो वो पछतावा मेरा तो रहा। आपको अफसोस एक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये फरमाइए, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, एक आदमी जो इतना दुनिया को हंसाता है और इतना खुश रहता है, जहाँ आता है, जो सेट पे भी आता है, वहाँ लोगों से बहुत एक एक एक, एक ज़िंदगी है ना आपके रवैये में, एक मिजाज में, ओवरऑल भी ना। आप जैसे मिजाज के आदमी का जब साथी, आपकी एज भी अभी ज़्यादा नहीं होने को, तो एक तवील सफ़र अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे बाकी है। आमीन। वो मजलू इस्लाम साहब हमारे एक बहुत नामवर अफसाना निगार हैं, उन्होंने एक जुमला लिखा, मिडिल एज में एक पार्टनर चला जाता है किसी कहानी में, उसका मफहूम यूँ है कि वो अपने पार्टनर से कहता है कि उम्र के इस हिस्से में मुझे मत छोड़ के जाओ, ये हिस्सा तो बिल्कुल आधी रात की तरह होता है, आधी रात को तो कोई किसी के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलता। वाह वाह वाह। आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, कैसे हैंडल किया आपने? ये बड़ा टची सवाल है। 2012 में 2012 में मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ। पहले तो यकीन ही नहीं आया, कई महीने यकीन नहीं आया कि ये ऐसा भी हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीन करना पड़ा, क्योंकि आप सबसे पहले तो जो भी हो अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन, सबसे आमीन। पहले आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ता है कोई भी ऐसी बात हो कि यार ऐसा हो चुका है। उसके बाद लेकिन मेरी वाइफ, अल्लाह पाक उसकी करवट बख्शिश फरमाए, मेरी वाइफ में पेशेंस बहुत थे, सब्र बहुत था और हिम्मत बहुत थी। उसने कहा अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। और मैं भी तसल्ली देता था, दिन रात मैं उसके साथ लग गया। लेकिन मुझे ये पता था कि ये किस किस्म की बीमारी है, उसको भी पता था। बस मैं ये सोचता था कि क्या होना क्या होगा। बच्चे छोटे थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? उस वक्त उनकी उम्र थी 14 साल और 12 साल। बेटा बड़ा है, बेटी उससे 2 साल छोटी। सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह, कहाँ किस किस कोने से संभालूं।
आपने फिल्मों में वो मंजर देखे होंगे, ऐसे सीन्स देखे होंगे कि एक बादबानी जहाज़ है और बारिश हो गई है, कभी वो उसके बादबान को पकड़ के खींच रहा है ताकि वो चलता भी रहे, कभी वो अंदर आ जाने वाले पानी को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है कि कहीं जहाज़ ना डूब जाए पानी के आने से, और कभी एक चीज़ संभालता है कभी दूसरी चीज़। उस वक्त मेरी ये हालत हो गई थी, मैं बहुत परेशान था। उसका इलाज भी करवाना है, ठीक है ना, इलाज के लिए उसको लेके भी जाना, लेके भी आना। इलाज के लिए रकम खुद एक मामला है पाकिस्तान और में। मैंने अनाउंस ही नहीं किया किसी चैनल पे, कहीं पर। सारे ही दोस्त अपने हैं, मैंने किसी से मैंने कहा टीवी पे मत चलाना भाई कि मेरी वाइफ इस तरह बीमार है, लोग समझेंगे कि शायद मैं कोई मदद चाह रहा हूँ। नहीं, अल्लाह ना करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मुझे अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं खुद इलाज कराऊंगा। लेकिन बहुत बावकार तरीके से आपने उसको बिल्कुल, फेस लेकिन किया। देखे ना, एक्सपेंसिव तो बहुत है इसका इलाज। वो हुआ, वो उसका हक था, मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कराया, जितना हो सकता था पूरा कराया मैंने। और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे कराची के, उन दोनों हॉस्पिटल्स में करवाया। तो लेकिन सब कुछ फिर देखिए, मुझे शोज़ भी करने हैं, मैं कॉर्पोरेट के शोज़ आज भी करता हूँ, वहीं से अपना आगाज़ किया था मैं। और फिर कौम की नौयत ऐसी कि इंसान शदीद परेशान है मगर उसको स्टेज पे जाके हंसाना है लोगों को। हंसाना भी है, होस्टिंग भी करनी है, कॉर्पोरेट का शो है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी उसमें है, भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे रिकॉर्डिंग कि के लिए भी जाना है टीवी पर। हाँ। तो इस वजह से मैंने उस दौरान ना सीरियल्स वगैरह मना कर दिए। मैंने इसलिए मना कर दिए कि यार मैं कमिटमेंट कर लूँगा, और ये अगर कोई अंदर तबीयत ख़राब हो गई, एकदम घर से फ़ोन आ जाता था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिहर्सल कर रहा मैं हूँ तो समझ फ़ोन गया आ गया, इनका शेड्यूल सारा खराब हो गया। सारा खराब और हो गया, ऐसा भी हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा सा मना करना शुरू किया, घर पूरा उलट गया, बच्चों को भी तसल्ली देनी, सबसे पहले तो अपने आप को संभालना कि मैं अगर सही रहूंगा तो पूरा घर सही रहेगा ना। और वैसे आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या मोहब्बत की? मेरी अरेंज मैरिज थी, मेरे मगर वालिद मुझे साहब की अंदाजा ये हो पसंद रहा है कि आपका बहुत मोहब्बत का ताल्लुक था अभी। बहुत ज़्यादा कुर्बत। उसकी डेथ के बाद जो है ना, सबसे पहले तो मैंने फिर ये कहूँगा अपने आप को संभाला, बच्चों को संभाला, फिर बेटी मेरी पढ़ भी रही थी, अब आज माशाल्लाह वो MBBS डॉक्टर है बेटी। माशाल्लाह। बेटे ने फिर IBA से ग्रेजुएशन किया। माशाल्लाह। कराची हाँ, IB कराची कराची IB कराची का मतलब तो एक ब्रिलियंट होगा आपका जी बच्चा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। मैंने उनको डिस्टर्ब भी नहीं होने दिया, उनको भी मैं समझाता रहता था। तो इस पूरे अरसे में लोग मुझसे कहते थे 2 महीने बाद रिश्ते आने शुरू हो गए, आप शादी कर लें। मैंने कहा नहीं, लोगों आपने की ही नहीं? नहीं, मैंने अभी तक अभी तक नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बेटे की हो गई माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बेटी की हो जाएगी, फिर देखेंगे घर के लिए एक औरत तो चाहिए ना जो घर चलाती हो। लेकिन उस दौरान मैंने नहीं की, बस मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि शादी कर लें, बड़े कोई रिश्ता भी लेके आ रहा है, और मतलब ये शरई हक है, जी, और जी, करना जी, चाहिए, और जिम्मेदारियां बल्कि होती हैं घर की। इनकरेज करना चाहिए कि मेरा अगर दिल अच्छा नहीं वो चाह मिले रहा तो था, हाँ। वसी भाई, जिससे आपकी बड़ी बॉन्डिंग हो जाए ना और मोहब्बत हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल थी। अंदर से बहुत सेंसिटिव आदमी हैं आप। सर सभी सेंसिटिव होते हैं, तो आर्टिस्ट तो आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अल्लाह ताला जी आपकी अहलिया के दर्जात बुलंद फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। और आपके कल्ब को सुकून आमीन अता सुम्मा फरमाए, आमीन। और आगे आपके लिए जो भी आपकी फैमिली के लिए बेहतर हो वो आपके लिए उस तरह की राहें अल्लाह ताला निकाले। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश आमीन रखे। आमीन। मैं अगर आपसे पूछूं, आखिरी मुकालमा क्या हुआ था आपका अपने अहलिया से जो आपको याद आता हो? रमज़ान की 27वीं शब को मेरी वाइफ की डेथ हुई है, 18 जून की रात थी। उस दिन उसने वो कुछ होश में आती थी, फिर वो गुनूदगी में चली जाती थी। तो मैं गया तो वो कहने लगी कि, मैंने कहा कैसी तबीयत है? कहने लगी हाँ ठीक है ठीक है। फिर कहने लगी बस ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। उफ, ग्रेजुअली जिस तरह ख़त्म हो रहा होता है ना, उसको रोज़ अंदाज़ा हो रहा होता था, और वो तो मैं भुला नहीं पाता, मेरे दिमाग में, दिल में उसका वो जुमला अटका हुआ है। अगेन अल्लाह ताला आपको सब्र दे आमीन, भाई। ये खुद मैं आपको बताऊं, बड़े लोग इससे ना बहुत लोग इससे बहुत अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। इस रिश्ते के हवाले से गमज़दा होना या अश्कबार होना
हमारे माशरे में इसकी रवायत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि जैसे हम दूसरे रिश्तों के हवाले से सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल। ये जो रिश्ता होता है और मर्द के लिए भी जो उसकी अहलियाँ हैं उनके हवाले से भी सर, मोहब्बत और एहतराम ये और तो वो भी तो कमी वैसी ही है ना जैसे दीगर रिश्तों की कमी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह पाक सब्र देने वाला है, और सब्र नहीं होता तो इंसान का दिल फट जाता। हनी भाई, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? जब कैसा बहुत हिट हुआ था ना, और मैं एक दफ़ा जा रहा था, मेरे पास उस वक्त शेरेट गाड़ी थी वाइट कलर की, और मैं स्टेज प्ले भी करता था उस वक्त, स्टेज ड्रामा करके मैं किसी शो में जा रहा था जहाँ स्टैंड अप परफॉर्मेंस थी मेरी। अभी मैंने कंपेयरिंग और होस्टिंग शुरू नहीं की थी शो। तो एक सुजुकी जो होती है, खुली सुजुकी, उसमें जो है ना मजदूर भरे हुए थे। तो मेरी गाड़ी वहाँ करीब आई तो वो आगे गाड़ी स्लो, पूरी गाड़ी ने अरे हनीफ राजा कैसा कैसा, मैं बस वो मेरी खुशी थी। मैंने कहा यार बहुत खुशी थी उस मैं लम्हे एक में। आम आदमी तक पहुंच गया प्रॉपर। वाह वाह। हनीफ राजा साहब की ज़िंदगी का जो लोगों को इतना हंसाता है ना, और खुश रखता है, मगर उसकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा यही था। अहलिया का? हाँ, 2 लम्हात मेरी ज़िंदगी के बहुत गमगीन थे। मैं शायद 8 या 9 साल का था, मेरी मदर की डेथ हो गई। ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो मैं बहुत छोटा था, और लेकिन मुझे ये पता था कि यार ये तो मेरी माँ दुनिया से चली गई है, ये तो वापस नहीं आएगी। और बावजूद इसके कि मुझे ये बात पता थी, एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी माँ के हवाले से, जब वाइफ गई तो फिर मैं उसी तरह उतना ही उदास और गमगीन था। ये 2 लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के, बहुत तकलीफ थे। ये आपने बड़ी अजीब सी बात बताई ना, क्योंकि औरत जो है, मर्द की ज़िंदगी में औरत, औरत की ज़िंदगी में मर्द, और जितने भी उसके रूप हैं, भाई है, बहन है, बेशक। लाइफ पार्टनर है, उस सब की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। सो आपकी ज़िंदगी दोनों मर्तबा औरतों की उससे खाली हुई ना। औरत जो लानी बात है, मोहब्बत हमेशा का, देखें, केयर का नाम है। माँ बाप तो खैर ऐसी चीज़ है, अगर आपके माशाल्लाह हयात हैं। नहीं, मेरे दोनों, अभी वालिदा का इस साल। अच्छा, और वालिद साहब? नहीं, वालिद साहब मैं बिल्कुल 8 बरस का था जब, जैसे आपकी वालिदा, तो मेरे वालिद साहब का मैं 8 साल का था। ठीक है ना, आज जितने भी साल हो गए होंगे, आपको लगता होगा कल की बात है। ऐसे ही है। मुझे अपनी वालिदा का ऐसे ही लगता है। हाँ, मैंने आज तक कभी 300 से ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं, मैंने कभी बताया नहीं। मैं जो पूछता हूँ ना कभी कभी कि कभी कभी नहीं, हमेशा पूछता हूँ कि जो आखिरी जो मुलाकात थी, आखिरी बात क्या, आखिरी जुमला, वो मैं क्यों पूछता हूँ? मैंने कभी शेयर नहीं किया, मगर चूंकि मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, जी, मैं आज भी सिर्फ इतना बताऊँ इसके पूछने की क्या वजह। इसके पूछने की वजह ये है कि मेरा और मेरे वालिद का जो आखिरी मुकालमा था ना, आज इस बात को 42-43 बरस हो गए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुझे याद आता है। मुमकिन नहीं है कि 24 घंटे में से कई मरतबा मुझे वो आखिरी में आँख बंद करता हूँ और मुझे वो याद आता है कि मेरे वालिद ने कहा कि अब तुम्हारा खुदा ही हाफिज़ है। ये आखिरी अल्फाज थे। तो मैं इसलिए ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि वो नक्श हो जाता है और उसकी कहीं अहमियत होती है। भाई कहीं कोई रूहानी कनेक्शन मैंने देखा है, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं होता है जो जाने वाला है। तो मैं इसलिए बाज़ औक़ात अच्छा, ये मैं महसूस करता था कि शायद मेरी वालिदा की डेथ हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात है, और मैंने अपने दोस्तों से या कभी भी ऐसा जिक्र निकल आया एक दूसरे से कि और उनके भी पेरेंट्स में से कोई नहीं है या दोनों नहीं है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कहते हैं ऐसे ही लगता है कि जी मुझे रोज़ याद आता है। हाँ, मैंने आपको बताया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 24 घंटे में कई मरतबा मुझे, मैं ऐसी हल्की आंख बंद करूँ या करूँ तो मुझे वो याद आता है एग्जैक्ट कि मैंने उनसे, वो जा रहे हैं तो मैंने उनसे कहा जब हार्ट का इशू हुआ, अल्लाह पाक, तो मैंने कहा जो तरबियत होती है कि मैंने कहा अब्बू खुदा हाफिज़। मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने कहा कि बेटा अब खुदा ही हाफिज़ है। ये आखिरी अल्फाज थे। बस सर ये चीज़ें हमेशा जो है ना उसी तरह ताज़ा रहती हैं, इन पे ना गर्द आती है, ना ये छुपती हैं, ना ये खामोश होती हैं, इसी तरह याद। और मुझे ये भी लगता है कि वो ना कहीं आपके अंदर गुदाजियत को, आपके अंदर के अच्छे इंसान को जिंदा रखने की कोशिश करती है। जो गम है इसको रहना चाहिए आपके अंदर। हाँ, लेकिन शकीउल कल्बी से बचाता है आप। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन उसके लिए एहसास होना बहुत ज़रूरी जी, है। अल्लाह पाक हम सबके प्यारों की मग़फ़िरत फरमाए। जी आमीन। आमीन सुम्मा। सबसे तल्ख तरीन याद हनीफ राजा साहब की? एक ये वो दौर था जब कैसा नहीं शुरू हुआ था। मैं टीवी पे स्किट्स भी करता था, छोटे मोटे रोल अच्छे मतलब मुनासिब रोल्स में भी आ जाया करता था।
स्टेज ड्रामे भी कर रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहा था, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि मुझे लगता था कि यार मैं टीवी पे कर सकता हूँ अच्छा खासा, और मैं होस्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ, लोग मुझे कहते थे, और शोज़ में कराने लगे थे मुझसे होस्टिंग। तो एक प्ले बन रहा था सीरियल, वो भी प्राइवेट चैनल के लिए, NTM के लिए, तो उसमें मुझे जो है ना एक रोल दिया गया, और उस रोल के बाद मैं बड़ा खुश हो गया। अब मैं रिहर्सल भी मैंने 4-5 दिन कर ली। एक दिन मैं रिहर्सल में पहुंचा, वो उनके ऑफिस, जब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके ऑफिस में रिहर्सल होती थी कराची में, तारिक रोड पर। एक दिन मैं पहुंचा तो वो जो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर था लड़का, वो मुझे साइड में लेकर गया। मैंने कहा शायद वो बताएगा कि यार इसको इस तरह बोलना है, इस तरह। मैंने कहा क्या है बताओ। कह रहा यार वो देखो, बुरा नहीं मानना यार, वो किसी ने ना कोई ऊपर से फ़ोन करवाया है, और ये वाला रोल जो है ना अब फलां को दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। अब वो हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उनकी सिफारिश थी किसी के लिए, और वो बात मुझे पता भी चल गई थी। तो वो काम के हवाले से ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी आंख में थोड़े बहुत आंसू आए। वो साहब कभी मिले, उनसे कभी इस मामले पे बात हुई आपकी? नहीं, मैंने कभी नहीं। कभी नहीं, मगर मिलते रहे आप? मिलते रहे, लेकिन मैंने ये बात की नहीं। पीछे मुड़ के देखें जिंदगी में, कोई ऐसी चीज, ऐसा वाकया, ऐसी याद, ऐसा काम, ऐसा रिश्ता, ऐसा इंसिडेंट जो सोचते हो यार कि अगर मुमकिन हो सके तो ये डिलीट मार दूं, इस बात को, इस वक्त को, इस दौरानिए को, इस रिश्ते को, इस चीज को? देखिए, जो मैं डिलीट करना चाहूँगा ना, अगर अल्लाह कोई ऐसी पावर दे दे बंदे को और डिलीट हो जाए उसकी ज़िंदगी में से, जो कि मुमकिन नहीं है, तो जी। हम ऐसे तसव्वुर कर रहे हैं, तो मैं ये कि काश ये डिलीट हो जाता कि मेरी वाइफ को कैंसर ना हुआ होता, ओह, मेरी वाइफ की डेथ ना हुई होती। ओह, मैं ये चाहता अपनी ज़िंदगी से कि ये डिलीट हो जाता, किसी तरह हुआ ही ना होता, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी। जिंदगी का एक मनफी रूप जो सबसे ज्यादा आपने फेस किया हो, कि ये सबसे ज्यादा मनफी रवैया लोगों के बिहेवियर की शक्ल में सबसे पॉजिटिव रवैया जो आपके सामने आया? देखिए, नेगेटिव रवैये तो आपको कदम कदम पे मिलेंगे लोगों को। सबसे ज्यादा क्या आपको तजुर्बा रहा? जो मैंने देखा, कुछ मैंने करीबी रिश्तेदारों को भी इस तरह देखा कि जब वक्त पड़ा अमलन साथ देने का, ठीक है ना, पैसों के मामले में नहीं, अल्लाह का शुक्र था, एहसान, उसके दिए हुए में से सारा खर्च किया उसके इलाज पर अपनी वाइफ के। लेकिन मैंने देखा कि साथ देने से भी कतरा रहे होते हैं, और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कमजोर हो किसी पहलू से, और हमारा कोई गुस्सा है, कोई भड़ास है, तो वो हम निकालें। और कुछ मैंने बिल्कुल इस तरह के करीबी लोगों को थोड़ा सा कटते हुए भी देखा कि यार हमें कोई काम ना करना पड़ जाए। मिसाल के तौर पे एक घर की औरत बीमार है, और इस लेवल की बीमार है, ऐसी बीमारी, और 2 बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो वैसे ही मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो आके खुद ही घर संभाल लेते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी कमी और मैंने नेगेटिविटी देखी, महसूस किया आपने, मुझे तकलीफ हुई। तजुर्बा रहा आपका? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हर तकलीफ आपको कुछ सिखा के जाती है। और जिंदगी का मस्बत रूप? जिंदगी का मस्बत रूप मैंने ये देखा कि जब आप मुश्किल में से गुजर जाते हैं, वो जो एक पीरियड होता है ना, मुश्किल से पहले और मुश्किल के बाद बीच का जो पीरियड होता है, जब आप उससे गुजर रहे होते हैं, लोगों को होता क्या है कि वो पैनिक अटैक हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और पैनिक अटैक कभी जान नहीं लेता, पैनिक अटैक नहीं लेता, आप उसको जो फील करते हैं वो जान ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। या उसकी वजह से जो आप गलत फैसले करते हैं या हैंडल नहीं कर पाते चीजें। बिल्कुल, तो वो पूरा पैकेज है। तो वो जो पैनिक अटैक को मैंने करीब नहीं आने दिया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे गुफ्तगू करके, और हमारी बड़ी दुआएं आपकी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी अल्लाह ताला बहुत आपको आसानियां अता फरमाए। और ये जो कम बैक, अब क्या कम बैक तो हो चुका, कमबैक तो हो चुका, तो बस कामयाब 2-3 साल हो चुके, हंसाते रहे, लोगों को खुश करते रहे। आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, और देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा कि पूरे जनाब सब कॉन्टिनेंट में हंसी, खुशियाँ, शरारतें, अपनी शरारतों से, शोखियों से, मगर एक शाइस्तगी और शुस्तगी के साथ लोगों को हंसाने वाला शख्स जो है, उसकी ज़िंदगी का ये जो पहलू था, जो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले शायद इस तरह से लोगों से ना,
ये पहलू आपको तफसील से- इतनी तफसील से ये पहलू आपको कैसा लगा? और यकीनन इससे आपने मेरा नहीं ख्याल कि कौन है जो इससे नहीं सीख पाएगा कि आदमी कितनी चीज़ों से लड़ रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी अगर वो हनीफ राजा जैसा है तो वो बहुत डिग्निटी के साथ, वक़ार के साथ जमा रहता है, अपना काम भी करता रहता है। जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने उसको दी है हुनर की सूरत में, लोगों को हंसाता रहता है। कि उसके अंदर कितने ही आंसू क्यों ना गिरते हों, मगर होंठों पर और आंखों पे मुस्कुराहट रहती है। मेरे ख्याल में हनीफ भाई की स्टोरी और स्ट्रगल जो है उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।